ये मोटापा है क्या? बहुत अलग अलग चीज़, लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई बीमारी है, किसी तरह का बॉडी का रिएक्शन है, या फिर क्या है? मोटापा है जो शरीर में दिखाई दे रहा है वो मात्र एक लक्षण है, बीमारी कहीं और है। जब तक आप रीज़न को नहीं ठीक समझेंगे आप उसके इलाज को नहीं कर सकते। बेसिकली सारी दुनिया मोटापे को ठीक कर रही है, पर ये जाने बगैर कि इसका रीज़न क्या है। कुछ लोग कहते हैं वॉक मोर एंड ईट लेस, आप ठीक हो जाएंगे। यह एक मात्र भ्रम है। कैलोरी का जो झगड़ा है वो सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए हो सकता है। जब वो कुछ के लिए हो सकता है तो इलाज आप सबका एक तरह से क्यों कर रहे हो? कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा खा रहे हैं वो मोटे हैं। यहाँ पर यह भी पाया गया है कि कुछ लोग हमसे ज़्यादा खा रहे हैं पर वो मोटे नहीं हैं। कुछ लोग हमसे कम खा रहे हैं पर भी वो मोटे हैं। जब आप ये कहते हैं कि मेरे अंदर मोटापा है तो आपको एक वर्ड याद आता है, फैट। यहाँ पर एक चीज़ चौंकाने वाली पाई गई कि जो फैट सेल है उसमें बहुत सारे लोगों के पास फैट नहीं है। जब भी आप तनाव में होंगे, जब भी आप स्ट्रेस में होंगे, जब भी आपके पास कोई भी तनाव एंग्जाइटी आएगी तो आपका बॉडी का सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है कि वो कोर्टिसोल को रिलीज करता है। जब आप कोर्टिसोल को ठीक करना चाहते हैं तो दो चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा वेट जो आपका घटेगा वो शवासन से घटेगा। कि हम सिर्फ 10% ह्यूमन हैं, बाकी हम सिर्फ बैक्टीरिया हैं। इवन हम जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वो एक बैक्टीरिया है जो हमें एनर्जी बना के देता है, एटीपी। याद रखिएगा, आपके शरीर पर इस समय 10 ट्रिलियन बैक्टीरिया का होना जरूरी है और आपके गट के अंदर 100 ट्रिलियन। आप पैकेट के फूड खा रहे हो, ट्रांस फैट खा रहे हो, ठीक है ना। ग्लूटेन हमारा बदल चुका है गेहूं का। तो ऐसे में जो हमारे गुड बैक्टीरिया थे वो अपनी संख्या को खोते जा रहे हैं। यहाँ पर एक सिचुएशन समझनी होगी। अब मैं मोटापे से जोड़ता हूँ इसको। ये क्रेविंग जो है आपकी बॉडी की नहीं है। बॉडी तो अपनी शुगर के लिए आपसे खाने से निकाल रही है। बेसिकली आपके बैड बैक्टीरिया जो कह रहे हैं कि एक खड़ा हो, मेरे लिए शुगर खा, और वो खाकर अपनी कॉलोनी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो एक चीज पैदा करते हैं। मोटापे के साथ साथ कई सारी प्रॉब्लम भी साथ में आ रही है। ये सारी प्रॉब्लम तो आएंगी। हाँ। ये सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो आपको कौन सी चीज को ठीक करना है? सबसे पहले ये मोटापे को आप ठीक मत करिए। हर एक मोटापे का नाम अलग होना चाहिए था। शॉर्ट में समझे सर, तो इसके मोटापे के रीजन अलग अगर हार्मोन है तो आपको इतना ही करना है। हाँ, और सबका सोल्यूशन भी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आप जिम जाने लगे, योगा करने लगे, डांस करने लगे, खाना बदल दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, तो यही तो गड़बड़ हो रही है सर। जैसे डायबिटीज का भी, हर डायबिटीज को ठीक करेगा। मैं बताता हूँ, मेरे से बात करवा देना उस आदमी से। साथ ही हम दोनों खाना खा रहे हैं, मेरा खाना जल्दी पच गया, उनका नहीं पच वो रहा इसे है। सिर्फ डाइजेशन कहेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि आपके खाने से आपकी बॉडी को जो कैलोरी मिल रही है क्या वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सभी अंगों को चलाने के लिए। आपके पेट में शुगर गई है भैया, वो हर चीज आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल रही है, आपका सोच भी और आपका खाना भी। तो आप कभी सोच रहे हैं कि जिस चीज के लिए आपकी बॉडी बनी नहीं थी और आप उसे देंगे तो क्या वो रिएक्ट नहीं करेगी? उस रिएक्शन का नाम मोटापा रख दिया। अब आप मोटापा को ठीक कर रहे हैं और जो आप गलतियां कर रहे हैं ये एक तरह से षड्यंत्र है ताकि आप अपने सिम्टम्स में बिजी रहें और लोग आपकी जेब से पैसे निकालते रहें। दुनिया में आज लोग कुपोषण से ज्यादा मोटापे से मर रहे हैं। ये महज आंकड़ा नहीं है, इसे आप समझिए। ये हमारे खान पान, हमारी थाली, हमारी सोचने समझने का एक आईना है, हमारी आदतों का आईना है। अक्सर लोग मोटापे को ज़्यादा खाने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अगर सच इससे और गहरा हो तो आपके मोटापे का कारण भूख ना होकर हार्मोन या फिर कंफ्यूज मेटाबॉलिज्म या फिर कुछ और क्या है? देखिए, हम जिम जाते हैं, खान पान में चेंज करते हैं, यहाँ तक कि शुगर छोड़ देते हैं, फिर भी मोटापा लौट कर आ जाता है। क्या है इसकी वजह? क्यों होता है ऐसा? क्या शरीर ज़िद्दी है या हम शरीर की भाषा को नहीं समझ रहे हैं? तो आज इसी मोटापे मेटाबॉलिज्म पर आज हम बात करेंगे। इस मोटापे ओबेसिटी पर बात करेंगे। राम वर्मा सर आज हमारे साथ हैं, जो उनकी नज़र से वो बताएंगे कि आखिरकार ये है क्या, इसका असल रीज़न क्या है, कैसे इससे दूर रहा जा सकता है। राम वर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। राम वर्मा सर के बारे में बस शॉर्ट में ये बता दूं कि सर का 30 सालों का अनुभव है। गट हेल्थ को लेकर ये स्पेशलिस्ट हैं, NLP कोच हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और जो ज्ञान है आपका तो अथाह है। तो उस ज्ञान के सागर से कुछ बूंदे सर यहाँ गिराइए। सबसे पहला सवाल यही है सीधा सीधा कि ये मोटापा है क्या? बहुत अलग अलग चीज़, लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई बीमारी है, किसी तरह का बॉडी का रिएक्शन है, या फिर क्या है? सबसे पहले ये समझिएगा कि जो भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसके मेरे पास रेफरेंसेस हैं।
मैं ऐसे ही बात नहीं करूँगा जी फला आदमी ये कहता है या फला चीज़ों को मैंने पढ़ा है कि वो ये खा लेगा तो ये ठीक हो जाएगा, ये नहीं खाएगा तो ठीक हो जाएगा। जो भी है, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी और उनका रेफरेंस मेरे पास है। वो किताबें, वो सारे पेपर्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, यानी कि मैंने उनको पढ़ रखा है और उसके तजुर्बे को जिया है। तो सबसे पहली चीज़ ये समझिएगा कि जो मोटापा है जो शरीर में दिखाई दे रहा है वो मात्र एक लक्षण है, बीमारी कहीं और है। अगर आप लक्षण को ठीक कर रहे हैं तो हर बार लौट आएगा। उसी तरह से अगर आप एक पेड़ के पत्तों को बदलने की कोशिश करेंगे तो जब भी नए पत्ते आएंगे सेम आएंगे। अब सवाल उठता है कि मोटापा क्या है और इसके रीज़न क्या है। जब तक आप रीज़न को नहीं ठीक समझेंगे आप उसके इलाज को नहीं कर सकते। बेसिकली सारी दुनिया मोटापे को ठीक कर रही है, पर ये जाने बगैर कि इसका रीज़न क्या है। जब हम रीज़न की बात करते हैं तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। 1950 तक मोटापा हमारे जीवन में नहीं था। हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशन बिल्कुल वही थे जो हमारे हंटर गैदरर के थे, यानी कि हम स्लिम ट्रिम थे। हम खूब खाना खा लिया करते थे, 3-3 दिन बारात में खूब मीठा खाया करते थे, खूब पूड़ियाँ खाया करते थे, पर हम मोटे नहीं थे। 1950 से पहले? 1950 तक। 50 तक? हाँ। मैं अगला सवाल आपसे ही पूछता हूँ, 1950 तक जब कोई बीमारी नहीं थी तो अचानक 1990 में जब वो पेंडेमिक बनना शुरू हुआ या 1985-80 के बाद जब उस पर काम करना शुरू किया तो आपने जब कोई अवसी उस बीमारी के बारे में कोई आपके पास रेफरेंस नहीं थे, आप ठीक कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर अब लोगों ने क्या कहना शुरू किया, कुछ लोगों ने कहा ये कैलोरी की डिजीज़ है, यानी कि हम ज़्यादा कैलोरी खाते हैं और उसकी वजह से मोटे हो जाते हैं। आज मैं इस मिथ को तोड़ूंगा आपके साथ, और वो टेक्निकली नहीं होगा, साइंटिफिक होगा। दूसरा, कई बार लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिक सिस्टम पतले लोगों का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यह भूल बिल्कुल झूठ है। असलियत में बड़ी बॉडी को चलाने के लिए ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की या इफ़ेक्टिव मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी, लोग ये कहते हैं कि ये जेनेटिक बीमारी है, आप अपने पेरेंट्स को बिना मतलब कोस रहे हैं। 2008-9 में जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और उन्होंने पाया है कि पतला आदमी और मोटे आदमी के जीन के अंदर जो फ़र्क है वो 8 किलोग्राम का होना चाहिए। यानी कि अगर जो पतला आदमी और जो मोटा है वो 8 किलोग्राम का होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 38 किलोग्राम तक के मोटे मिलेंगे आपको। ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं वॉक मोर एंड ईट लेस, आप ठीक हो जाएंगे। यह एक मात्र भ्रम है, लेकिन ठीक है ना, इनमें से कोई भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि जो सबके लिए काम करे। सबके लिए इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि हर आदमी अलग है। हम बेसिकली मोटापे को ठीक कर रहे हैं, हम कभी भी आदमी को ठीक नहीं कर रहे हैं। जब भी आप बीमारी को ट्रीट करेंगे आप फेल हो जाएंगे, आपको उस आदमी को हील करना होगा। आज सबसे पहली कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा दोष जो है कैलोरी को दिया जा रहा है। आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो आपसे ज़्यादा कैलोरी खा रहे हैं, कैलोरी काउंट चलता रहता है, ठीक है ना, और वो आपसे पतले हैं। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि उन्होंने कैलोरी के नाम पर कम मिनिमम कर दिया लेकिन वो घटने का नाम नहीं ले रहा। मैं आज आपको एक कहानी बताता हूँ। यूरोप में एक चिड़िया होती है, उसका नाम है गार्डन वार्बलर। ठीक है ना। उस चिड़िया की खास बात ये होती है कि वो उसका ग्राम टोटल वेट 17 ग्राम होता है। जब वो पैदा होती है चिड़िया, उसके कुछ एक हफ्तों के बाद उसे एक असाइनमेंट मिलता है कि उसे 4000 किलोमीटर उड़ना होता है दूसरी जगह जाने के लिए। उसके पास जेनेटिकली वो मैप होता है और वो साइबेरिया जाती है, वहाँ से 4000 किलोमीटर चलती है, उड़ती है। उस समय उसका वेट जब वो यूरोप में होती है 17 ग्राम होता है और अगले कुछ हफ्तों तक वह अपने वेट को करीब 38 ग्राम कर लेती है, डबल से ज़्यादा। इसका मतलब यह है कि वो ज़्यादा कैलोरी खाती होगी। इसका मतलब यह है कि वो अपने वेट को डबल कर लेती है। जितने वेट में आदमी की मृत्यु हो सकती है अगर हम अपने वेट का डबल कर लें जितना हम झेल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ने पाया कि ना तो वो ज़्यादा खा रही थी, ठीक है ना, लेकिन वो उनका वेट बढ़ रहा था। कमाल की बात ये रही कि जैसे ही वो 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वापस आती हैं तो जैसे ही वहाँ पर वो चली पहुँच जाती है, वहाँ पर उनका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, जबकि खाना वो उतना ही खा रही थी। यहाँ पर भी एक चौंकाने वाली बात थी, जिससे चौंक जाएंगे आप। वहीं पर कुछ गार्डनर वार्बलर जो चिड़िया हैं वो पिंजरे में बंद हैं, उनको वही खाना मिल रहा है जो पहले से मिल रहा था। उन्हें कोई एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं दी जा रही थी, ना ही वो खा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या अचानक ये देखा गया एक पर्टिकुलर सीजन पर आकर उनका वेट ऑटोमेटिकली 38 ग्राम हो जाता है 17 ग्राम से, ठीक है ना। और जैसे ही वो पहुंच जाती हैं बाकी चिड़िया वहाँ पर, यानी कि उस टाइम पर जो 1 महीना लगता है यानी कि 20 दिन लगते हैं, अचानक उनका जब वेट घटता है तो इसका भी वेट घटने लगता है जो पिंजरे में। अच्छा, समझने की बात कोशिश करिएगा।
तो यहाँ पर इस सिचुएशन को लेकर ये पाया गया है कि जो कैलोरी का जो झगड़ा है वो सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए हो सकता है। अच्छा। जब वो कुछ के लिए हो सकता है तो इलाज आप सबका एक तरह से क्यों कर रहे हो? समझने की कोशिश करिए। अभी मैं सभी चीज़ों को लाऊंगा। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग जो आपसे ज़्यादा कैलोरी खा रहे हैं उनका मोटापा नहीं है, वो आप कम कर रहे हैं, आपके पास है। तो इसके परे कोई चीज़ चली जाती है, सबके साथ ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कभी आप ये नहीं कह सकते सिर्फ ये कैलोरी की बीमारी है। इट कुड बी वन ऑफ द रीजन्स फॉर सम पर्सन। अब दूसरी बात आती है जेनेटिक कि ये जीन की प्रॉब्लम है। ये माना गया था 2000 से पहले कि जेनेटिक बीमारी है शायद, लेकिन 2000 के बाद हमने जब जीनोम प्रोजेक्ट को पूरा किया और हमें पता चला कि हमारे पास, हमने पहले सोचा था कि करीब 1,40,000 जीन होंगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 1,40,000 तरह की प्रोटीन बनाने के लिए हमारी जीन को काम करना पड़ता है। तो पाया गया कि सिर्फ 23,680 जीन है, जो केचुए से कम है। तो वहाँ पर हमें ये पता चला कि जो जेनेटिक एक्सप्रेशन जो मैंने बताया उसमें ये पाया गया कि पतली और मोटी जीन के अंदर जो फ़र्क है वो 8 किलोग्राम का होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने पेरेंट्स को बिना मतलब कर्ज कर रहे हैं, कोस रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। कैसे? मतलब 8 का अगर होना चाहिए डिफरेंस, तो अगर मोटा आदमी भी है तो वो सिर्फ 8 ग्राम मोटा होना चाहिए, 8 किलोग्राम। लेकिन लोग तो आपको 18 ग्राम और 28 ग्राम मोटे, आई मीन 28 किलोग्राम मोटापे तक मिलेंगे। अच्छा। अगर आपके अंदर जो जीन है, अगर आपके अंदर एक जीन है पतला रखने की और एक मोटा रखने की, ठीक है ना, तो उन दोनों के बीच में सिर्फ फर्क 8 किलोग्राम का आई मीन वेरिएशन होना चाहिए। पर फिर वो 18 किलोग्राम या 28 किलोग्राम, इवन 38 किलोग्राम तक क्यों चली जाती है? समझ के नहीं कोशिश करिए। इसका मतलब है रीजन कहीं बाहर है। इसका मतलब इसके सब लोगों के जेनेटिक भी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज आती है, आपने कहा मेटाबॉलिज्म। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पतले हो जाते हैं वो। याद रखिएगा, ये पाया गया है कि जो मोटे लोगों की बीमारी आई मीन बॉडी है, उनके ऑर्गन को चलाने के लिए ज़्यादा कैलोरी चाहिए। और बॉडी अगर जिंदा है, आदमी जिंदा है, तो इसका मतलब है कि उनका मेटाबॉलिज्म पतले लोगों के मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है। कभी भी आप किताब पढ़ लीजिए, किताब के रेफरेंस मैं दे दूंगा अगर आप जब भी पूछेंगे। और ये सब साइंटिफिक पढ़ा रहा हूँ। फिर अगली चीज़ आती है, वो कुछ लोग कहते हैं ये हार्मोनल डिजीज़ है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि जो हार्मोन्स आप आई मीन जो आपसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं पर वो मोटे नहीं हैं। और ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो बहुत खुश हैं, लाला जी हैं, आड़त पर बैठे हैं, लेकिन उनका मोटापा नहीं रुक रहा है। आगे कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा खा रहे हैं, वो मोटे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यह भी पाया गया है कि कुछ लोग हमसे ज़्यादा खा रहे हैं पर वो मोटे नहीं हैं। कुछ लोग हमसे कम खा रहे हैं पर भी वो मोटे हैं। अब सवाल उठता है कि इसके परे क्या है। यहाँ पर एक आदमी की एंट्री आती है इस रिसर्च में। उस आदमी का नाम है निखिल धुरंधर और ये एक डॉक्टर हैं मुंबई के। 1983 से पहले ये मोटे लोगों के साथ काम कर रहे थे। तरह तरह से ये कभी कैलोरी कम करते थे, कभी लोगों को दौड़ाते थे, कभी आई मीन ट्रेडमिल पर काम करवाते थे, बहुत सारा काम कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट आते थे और फिर नहीं आते थे। अचानक 1983 में 82-83 में स्वाइन फ्लू आया था, आई मीन बर्ड फ्लू आया था, ठीक है ना। और बर्ड फ्लू में एक दिन की बात है कि इनके साथ फ्रेंड के साथ ये बैठे हुए थे मुंबई में, और इनके फ्रेंड वो थे वेटनरी डॉक्टर। उन्होंने अचानक कहा कि यार जो बर्ड है ना, वो जो मर रही है फ्लू में, बेसिकली उनका सिम्टम ये है कि वो तो मोटी हो रही है तब वो मर रही हैं। निखिल धुरंधर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बेसिकली जब फ्लू आता है तो वो हम अपना वेट घटा देते हैं, वो तो पतली होकर मरनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, बट वो जितने भी बर्ड्स हैं वो तो फूल रही हैं, वो यानी कि वो गेन कर रही हैं वेट, तब वो मर रही हैं। और यहाँ से उन्हें वो क्लू मिला कि मोटापा कहीं हमारा कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। आज इस चीज़ को यहाँ तक सुनते सुनते आप चौंक जाएंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हमने नहीं सुना, सही नहीं सुना। पहला चैप्टर पढ़िएगा जो इस रिसर्च के ऊपर है। वो यहाँ से मुंबई से छोड़कर अमेरिका जाते हैं, वहाँ जाकर वो रिसर्च करते हैं। वहाँ पर उन्हें रिचर्ड एटकिन नाम का एक कोई आदमी मिलता है जो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पैसा लगाऊंगा, लेकिन वहाँ की सरकार कहती है कि हम उस बैक्टीरिया को यहाँ नहीं आने देंगे। अब वो क्या करते हैं कि बिल्कुल उसी के पैरेलल एक बैक्टीरिया को जहाँ पर डेवलप्ड था उस बैक्टीरिया का वो यूज़ करते हैं और उन लोगों को देते हैं जो बिल्कुल हेल्दी थे। और अचानक पाते हैं कि जैसे वो बैक्टीरिया उनके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया एंड दे आर गेनिंग वेट। यहाँ से पता चलता है कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज भी है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। सवाल ये है कि आपको पहले ठीक भी होना पड़ेगा इससे। आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि मेरे अंदर मोटापा है तो आपको एक वर्ड याद आता है फैट, कि मेरी फैट सेल फैट से भरी हुई है। आज मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। आपकी फैट सेल जो हैं
उनकी दो क्वालिटी होती हैं। उनके अंदर फैट जमा होगा तो एक नई फैट सेल डेवलप हो जाएगी और वह अपने अंदर फैट ले लेगी, फिर एक और नई डेवलप हो जाएगी। क्लियर है? और हम कभी भी इस फैट सेल को स्वेलो यानी कि फूलते हुए नहीं देखते हैं, जो मोटापा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे जिन लोगों को मोटापा है उनकी बैली ऐसा लगता है कि लटक रही है, फूल रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? यहाँ पर एक चीज़ चौंकाने वाली पाई गई कि जो फैट सेल है उसमें बहुत सारे लोगों के पास फैट नहीं है, वहाँ पर इम्यून सिस्टम के वाइट ब्लड सेल्स भरे पड़े हैं। और वो ये पाया गया कि उनकी फैट सेल के ऊपर मानो किसी ने अटैक किया है, कोई विष है या कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, और उनकी फैट सेल के ऊपर उन्होंने अटैक किया है और फैट सेल इन्फ्लेम्ड हो गई है। और जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पर हमारी इम्यूनिटी जाती है उसको अटैक करने और उसको वो हील करती है। दूसरा ये देखा गया कि जितनी फैट सेल हैं वो सारी इन्फ्लेम्ड थी और उनके अंदर फैट इम्यून सिस्टम भरा हुआ था। लेकिन दूसरी बात ये थी कि वह आदमी नई फैट सेल डेवलप नहीं कर रहा था। और तभी एक चौंकाने वाली बात पाई गई कि ये आखिर इन्हें इन्फ्लेम्ड कौन कर रहा है। और यहाँ से एक एंट्री होती है माइक्रोबायोम की, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। जब आप कई बार ये कहते हैं कि ईट लेस वॉक मोर, ये कुछ लोगों के लिए काम कर रहा होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए काम नहीं कर रहा, तो इससे कभी भी आप मोटापे का इलाज नहीं बता सकते। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आपकी फैट सेल इन्फ्लेम्ड होगी तो उसके अंदर इम्यून सिस्टम जाएगा ही जाएगा, ये रूल है। जहाँ पर भी आपको चोट लगती है इमीडिएटली वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन को फाइट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी वहाँ पर अपनी ब्लड सेल्स भेजती है, वाइट ब्लड सेल्स। यह पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, किताब का नाम है 10% ह्यूमन, और उसमें पूरी रिसर्च दी गई है। इवन उस बैक्टीरिया का नाम भी दिया गया, कितने लोगों के साथ किया गया ये भी दिया गया। अब यहाँ से मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूँ। आखिर क्या हुआ कि 1950 से लेकर अचानक 1970-80 तक 90 तक आते आते हमारा मोटापा हमारे कंट्रोल से बाहर आ गया। जो चीज़ें अब मैं दे रहा हूँगा उनके रेफरेंस है माइंड एंड गट कनेक्शन, द गट, सुपर गट, ठीक है ना। तीसरा है फाइबर फ्यूल्ड, किताब का नाम मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फाइबर फ्यूल्ड, फ्यूल्ड मीन्स वही जो फ्यूल होता है, फाइबर फ्यूल्ड। तीसरी मैं किताब दे रहा हूँ आपको, ईट टू डिफीट द डिजीजेस, जहाँ पर उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा है और वहाँ पर एक वाइडर स्पेक्ट्रम आपको दिया है। पहली चीज़ ले लेते हैं हार्मोन। जब भी आप तनाव में होंगे, जब भी आप स्ट्रेस में होंगे, जब भी आपके पास कोई भी तनाव एंग्जाइटी आएगी, तो आपका बॉडी का सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है कि वो कोर्टिसोल को रिलीज़ करता है। कोर्टिसोल जैसे ही रिलीज़ होगा तो इम्यूनिटी वाला पार्ट अलग छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए मोटापे पे रहते हैं। तो इमीडिएटली आपका जो कोर्टिसोल का जो रिलीज़ है, अगर वो रेगुलरली चल रहा है तो उसका एक रूल होता है कि जो भी आप खाएंगे वो फैट में कन्वर्ट होता है जेल के रूप में, और वह आपके पूरे बॉडी पर फैट सेल में रहेगा, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई भी हार्मोन डिस्टर्ब कर रहे हैं अपना, स्पेशली हार्मोन जिसको हम कोर्टिसोल कहते हैं, यहाँ पर एक और हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। अभी मैं बैक्टीरिया पर लगाता हूँ, ठीक है, तो ताकि ये पॉडकास्ट लोगों को समझ में आए कि मैं किस चीज़ से परेशान हूँ। परेशान है आप किसी और चीज़ से, इलाज कर रहे किसी और चीज़ का, और कभी आप किसी आदमी के पास जा रहे हैं, कभी कुछ और खा रहे हो, होता कुछ नहीं, आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं। दूसरा हार्मोन है आपका इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली हमारे पैनक्रियाज में से रिलीज होता है बीटा सेल्स में। इसका काम ये होता है कि जैसे ही आप कोई भी खाना खाते हैं, खाने में से जैसे ही बॉडी अपना शुगर रिलीज़ करती है, शुगर का काम है सेल के अंदर एंटर करना और सेल को एनर्जी देना, लेकिन वो एंटर खुद नहीं कर सकता, उसे एक दरबान चाहिए, उसे एक सपोर्ट चाहिए। उस सपोर्ट का नाम है इंसुलिन। तो जैसे ही आप खाना खाते हैं, आपका ग्लूकोज रिलीज होता है ब्लड में, तो इमीडिएटली आपका माइंड आपके पैनक्रियाज को कहता है, या बॉडी की इंटेलिजेंस, कि भाई तुम अपना इंसुलिन रिलीज़ कर दो, और वो इंसुलिन रिलीज़ करता है। तो इंसुलिन बेसिकली उस आदमी की तरह है जो एक मेहमान को लेकर हमारे घर तक आता है, एंटर करता है, जो हो सकता है कि चौकीदार हो घर का, दरवाजे पर, उसका ये काम है। नहीं तो शुगर नहीं लेगी आपकी सेल, अच्छा, जबकि उसे ज़रूरत है उसकी। तो बेसिकली हम उसके पास इंसुलिन, दरवाज़ा खटखटाता है, वो दरवाज़ा खोलता है, शुगर को ले लेता है। लेकिन अगर आप बार बार खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं,
कभी आप अभी आपने स्नैकिंग की, अभी आप कॉफ़ी पी रहे हैं, अभी आपने ब्राउनी खानी शुरू कर दी, अभी आपने फिर चिप्स खाना शुरू कर दिया, अभी आपने कुछ और खाना शुरू कर दिया, मिठाई आप रोज़ खाते ही हैं, तो शुगर अननेसेसरीली बढ़ता जा रहा है, स्पाइक होता रहेगा। स्पाइकिंग हो रही है उसकी। तो एक टाइम के बाद शुगर जब स्पाइकिंग हो रही है तो इंसुलिन भी आपकी बढ़ रही है। तो एक टाइम के बाद वो जो सेल है वो ये मान लेती है कि ये आदमी जिम्मेदार है, ये मुझे बार बार मेरे दरवाज़ा खटखटाता है, तो वो इसके प्रति अपनी आंखों को और कानों को बंद कर लेती है। यानी कि आपकी सेल इट बिकम्स रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। समझ गए? और ये जिस चीज़ की उसे ज़रूरत थी वो परेशान होकर आपके इंसुलिन के नॉकिंग से वो इंसुलिन के प्रति नम्ब हो जाती है, लेकिन इंसुलिन बनती जा रही है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है कि वो शुगर आपके ब्लड में है, इसे हम डायबिटीज़ 2 कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि जो इंसुलिन है वो एनाबॉलिक स्टेरॉयड है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड का मतलब है कि जो भी अब आप खाएंगे वो आपका वेट बढ़ाएगा। इसीलिए कई बार देखा होगा कि लोग एथलीट एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स ले लेते हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा कंज्यूम करें कैलोरीज को और उसे फिर कन्वर्ट कर दें एनर्जी में। यह बैन हो जाता है, इसलिए डोप टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं। ठीक है ना? तो जब आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं बार बार, तो आपको यही नहीं बताया गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली आपके मोटापे का कारण है। याद रखिएगा। इसीलिए आप कभी भी ओबेसिटी कोड पढ़िएगा कि किताब है एक डॉक्टर की, डॉक्टर फंक की। इसको अब सवाल उठता है कि इसको कैसे ठीक करें। जब आप कोर्टिसोल को ठीक करना चाहते हैं तो 2 चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। मैंने एक पॉडकास्ट में आपसे बात करी थी। पहली बात है कि कोर्टिसोल आपके माइंड के तनाव से निकल रहा है, तो तनाव फ्री रहिएगा। इसीलिए याद रखिएगा, जब इवन योगा टीचर भी ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वेट जो आपका घटेगा वो शवासन से घटेगा, क्योंकि शवासन में आप अपने तनाव को, जो आपके अंदर अर्थक्वेक चला, उसे शांत करते हैं। और जैसे आप शांत करते हैं तो कोर्टिसोल एकदम से नीचे जाता है और आपके हीलिंग हार्मोन है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, गाबा, ठीक है ना, और जो आपका नर्वस सिस्टम हिल रहा था वो शांत हो जाता है। बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप को हील करने लगती है। इस सिचुएशन को आयुर्वेद में स्वास्थ्य कहा जाता है। स्वास्थ्य की अंग्रेजी हेल्थ नहीं होती, होम्योस्टेटिस होती है। होम्योस्टेटिस का मतलब है कि आप शरीर अपने आप को हील करके अपनी नॉर्मल अवस्था में ले आएगा। आपके पास जो एक्स्ट्रा शुगर है उसे वो मेटाबोलाइज करना शुरू कर देगा। क्लियर है? दूसरी बात है कि आपकी कई बार एड्रिनल ग्लैंड ही कंफ्यूज हुई पड़ी है, वो बिना मतलब निकाल रही है, तो उसे लोकल लेवल पर भी ठीक करना पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा, जितने भी आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड को शांत करने की दवाई यूजुअली नहीं बनाई जा रही है, ठीक है ना, उसके लिए हमें हमारे घर में होती है हल्दी की चाय, अदरक की चाय, जिसको हम अडाप्टोजन कहते हैं, अश्वगंधा की चाय है, इनको सबको मिलाकर सौंफ की चाय है। जैसे ही आप पीते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड बिना मतलब आपका कोर्टिसोल रिलीज नहीं करती है। रही बात इंसुलिन की, याद रखिएगा, इंसुलिन को जब भी आप एब्यूज़ करेंगे तो आप डायबिटीज़ 2 के भी शिकार होंगे और आप मोटापे के भी शिकार होंगे। अब सवाल उठता है कि इसके अलावा और क्या है। वो इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अभी जो मैं आऊँगा, और बाकी चीज़ों को बाद में ले लेंगे जो भी आपके सवाल होंगे, वो ये है कि जब भी आपके फैट सेल, उन पर अगर कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, कोई विष अटैक कर रहा है, उन्हें कोई भी इन्फ्लेम्ड कर रहा है, तो इन्फ्लेमेशन को हम आंतरिक सूजन कहते हैं। वो सूजी पड़ी है, तो वहाँ पर बॉडी की पूरी इम्यूनिटी वहाँ पर अटैक कर रही है कि भाई इस इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं, पर वो है कि वो इन्फ्लेम्ड होते जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो इम्यून सेल भरी पड़ी हैं। अब ये कैसे भरती हैं, इसे अगर आपने समझ लिया तो आप चौंक जाएंगे कि कितना ईजी है। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने पाया कि जो मोटापा है वह आपकी लीकी गट और सीबो का रिजल्ट है। सीबो और लीकी गट को समझिएगा। अब ये कहेंगे, आप कहेंगे सर इन दोनों का तो हमने नाम ही नहीं सुना मोटापे में, ठीक है ना। सब लोग कहते हैं कि इसकी चाय पी लो, उसकी चाय पी लो। बिल्कुल चाय पी लो, लेकिन आप अगर साइंस समझ जाएं तो वो चाय आपको ज़्यादा बढ़िया काम करना शुरू करेगी। अभी तो आप रैंडमली पी रहे हैं। होता यह है कि जब भी आपके गट के अंदर गुड बैक्टीरिया 100 ट्रिलियन होने चाहिए, वो एक चीज़ बनाते हैं, उसका नाम SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है। उसका काम ये होता है कि आपकी बॉडी में किसी भी वजह से कोई भी सूजन, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, जिस इन्फ्लेमेशन से कैंसर, माइग्रेन, हड्डियों में दर्द, कोई भी बीमारी होती है, एलर्जीज सारी उससे होती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल चाहिए। वह केमिकल बॉडी नहीं बनाती, वह केमिकल आपका गट के अंदर बना बैठा हुआ 2 किलोग्राम के बराबर बैक्टीरिया बनाता है, जो आपकी बड़ी आंत में बैठा है।
जिसे हम माइक्रोबायोटा कहते हैं, जिसे हम माइक्रोबायोम कहते हैं। 2 किलोग्राम के 2 बराबर। किलोग्राम के बराबर होता है, जो म्यूकस के साथ चिपका होता है। अच्छा। और वो बड़ी आंत में होता है, जिसकी लंबाई करीब करीब 7 से 8 फीट होती है, जिसका डायमीटर 4 इंच होता है। छोटी आंत का डायमीटर 1 इंच होता है, वो 22 फीट की होती है। कभी आपने उस माइक्रोबायोम के बारे में बात नहीं करी। 2007 में ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ है और उन्होंने पाया है कि जो रियल फाउंडेशन है हमारी, वो ये है कि हमारे अंदर बैक्टीरिया होने चाहिए। और उन्होंने ये भी पाया कि हम सिर्फ 10% ह्यूमन हैं, बाकी हम सिर्फ बैक्टीरिया हैं। इवन हम जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वो एक बैक्टीरिया है जो हमें एनर्जी बना के देता है, एटीपी। याद रखिएगा, आपके शरीर पर इस समय 10 ट्रिलियन बैक्टीरिया का होना जरूरी है और आपके गट के अंदर 100 ट्रिलियन। यहाँ पर एक गड़बड़ होती है। अगर आप अब से 50 साल पहले की डाइट को देखेंगे, 50 नहीं बल्कि और 75 ले जाओ, यानी कि जो करीब करीब आप 1950 तक की जो डाइट को देखेंगे, वहाँ आप देखेंगे कि दे यूज्ड टू ईट लॉट ऑफ डाइवर्सिफाइड फाइबर। उनके पास डाइवर्सिफाइड फाइबर था, उनके पास फ्रूट थे, उनके पास फाइबर थे, तरह तरह के साग खाने को मिलते थे, घर की तोरी लौकी और टिंडे मिलते थे, ठीक है ना। उनके साथ उनके पास बहुत सारी और चीज़ खाने की थी। उनके बाद जो शुगर थी वो नॉन रिफाइंड थी, क्लियर है। उनका जो गेहूं था और उनका जो दूध था वो घर का था। और उनके पास एक चीज़ की अधिकता थी जो अब हमारे पास नहीं है, वह थी गट के डाइवर्सिफाइड बैक्टीरिया। हमारे गट के अंदर 10,000 तरह की प्रजातियां हुआ करती थी, जो घटकर अकॉर्डिंग टू एक यूएस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएस में यह संख्या, यह स्पेसीज, ये प्रजातियां घटकर 10,000 से 1,600 रह गई है। अगली जनरेशन में ये 900, इससे भी 1,200 रह जाएगी, फिर 900। एंड वी आर वेरी एट द एट द ब्रिंक ऑफ वेरी डेंजरस सिचुएशन। हम कगार पर हैं एक बहुत खतरनाक सिचुएशन के। पर हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसके ऊपर जो होता यह है कि 1970-80 के बाद में हमने बहुत सारे स्टेरॉइड्स, बहुत सारे एनाल्जेसिक्स, सेल्फ हीलिंग, एंटासिड और एंटीबायोटिक का यूज़ कर दिया है। और हमारे पास उस समय जितना फाइबर खाने की आदत थी वो ख़राब हो चुकी है। आज आप किसी भी बच्चे को देख लो, इवन यूथ को देख लो, वो काम कर रहे हैं, जोमेटो से मंगाएंगे, स्विगी से मंगाएंगे, देखिएगा उसमें फाइबर कितना आता है। फाइबर कहाँ? जंक फूड आप खा रहे हैं। उस समय उन लोगों के पास 1950 से पहले आम आदमी का जो फाइबर था वो 100 ग्राम के करीब एवरेज था, जिसमें उसे 25, 26, 30 ग्राम प्रीबायोटिक मिल जाता था। प्रीबायोटिक का मतलब है वह पार्ट फाइबर का जो पेट में नहीं पचा, जो आंतों में नहीं पचा, वो ज्यों का त्यों चला गया, अनडाइजेस्टेड आपकी बड़ी आंत में गया, जिसे बैक्टीरिया खाते हैं। जब आप उसको नहीं देंगे तो वो बैक्टीरिया मरने लगेंगे, पैरालाइज्ड हो जाएंगे, ऑल्टर हो जाएंगे और कई बार वो आपकी गट की लाइनिंग को खा लेंगे। पर हम अब अभी और धीरे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फाइबर मतलब सीधे वो जो रेशेदार सब्जियों में जो भी आपकी फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो भी आप कह सकते हैं कि चिया सीड है, फ्लेक्स सीड है, आपकी सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां हैं, आपके फ्रूट्स हैं, छिलके हैं फ्रूट के, और आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। आपके गोंद है उसका, कीकर की गोंद के लड्डू कितने दिन हो गए आपने कहीं नहीं खाए? याद रखिएगा, कम से कम 2 बार ये बनाए जाते थे हमारी कल्चर में, ठीक है ना। अब आपके पास आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती, नहीं आपको लगता है कि नहीं है, वी आर हैविंग मॉडर्न डाइट, उसको हम सैड कहते हैं, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, जिसमें एवरेज है लेस देन 15 ग्राम फाइबर का। यानी कि आज हम 15 ग्राम फाइबर खा रहे हैं, कितना उसमें प्रीबायोटिक जाएगा पता नहीं, उससे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। उधर आपका एंटीबायोटिक का यूज़ हो रहा है, चबाने के लिए और पीने के लिए आपके पास अनलिमिटेड चीज़ें मिल रही हैं जो नहीं खानी चाहिए। आप पैकेट के फूड खा रहे हो, ट्रांस फैट खा रहे हो, ठीक है ना। ग्लूटेन हमारा बदल चुका है गेहूं का। तो ऐसे में जो हमारे गुड बैक्टीरिया थे वो अपनी संख्या को खोते जा रहे हैं। यहाँ पर एक सिचुएशन समझनी होगी। अब मैं मोटापे से जोड़ता हूँ इसको। आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं वो 80% होने चाहिए, और जो बैड बैक्टीरिया हैं जिनसे आप डरते हैं, जबकि गुड बैक्टीरिया आपके फ्रेंड है, आप उनके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन बिना मतलब हम डर रहे हैं, बैक्टीरिया से डर रहे हैं, ठीक है ना। 10-10 बार हम हाथ धो रहे हैं कि बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। अरे भाई, आपने गड़बड़ कर दी है। ये बैक्टीरिया जगह जगह से आपको मिलकर पता नहीं आपके लिए कितना काम कर रहे हैं, अगर मैं उसको बताऊंगा तो। अभी मैं मोटापे पे रहता हूँ, तो जैसे आपके 20% बैक्टीरिया बैड हैं, और वो दोनों आपके कोलोन में, थोड़े से आपके बड़ी आंत, छोटी आंत में, जहाँ बाकी बड़ी आंत में। पहले सिचुएशन समझिए कि आपने उन्हें खाना नहीं दिया, ज़्यादा ड्रग्स ले ली और एंटीबायोटिक ले लिए, क्लियर है। तो आपके जो गुड बैक्टीरिया उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कम हो गई,
मान लेते हैं वो 70 रह गई, तो 30 किसकी हो गई? बैड बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया। ऐसे में जो बैड बैक्टीरिया हैं वो गुड बैक्टीरिया के साथ फिजिकली लड़ते हैं और उनको हराकर वो बड़ी आंत से ट्रेवल करते हैं छोटी आंत की तरफ और वो पेट तक आते हैं। पता है कितना कितना वो ट्रेवल करते हैं? 30 फीट। 30 फीट ट्रेवल करते हैं आपकी आंतों में जो इनविजिबल बैक्टीरिया है, और वो अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं आपके छोटी आंत में, पेट के आसपास। इसे हम सीबो कहते हैं। सीबो का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये डोमिनेट कर चुके हैं। ये वो जनसंख्या है जो नहीं होनी चाहिए थी। ये पहला काम क्या करेंगे? ये सबसे पहला काम करेंगे, जो भी आप खाएंगे उसे ये सड़ाना शुरू कर देंगे। आपको गैस, एसिडिटी, फ्लैचुलेंस यहीं से शुरू हो चुकी है। दूसरा काम है, ये हमेशा आपसे दो चीज़ों की डिमांड करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की, रिफाइंड, तो आपको बियर पीने को मन करेगा। और आपको जंक फूड यानी कि आपको पिज़्ज़ा, बर्गर और समोसे और ये चाउमीन खाने को मन करेगा। तो दूसरा काम ये करेंगे कि ये आपको शुगर मांगेंगे। सुबह उठते ऐसा लगेगा कि आपको चाय वाली, चीनी वाली चाय चाहिए। तो यहाँ से आती है क्रेविंग। ये क्रेविंग जो है आपकी बॉडी की नहीं है। बॉडी तो अपनी शुगर के लिए आपसे खाने से निकाल रही है। बेसिकली आपके बैड बैक्टीरिया जो कह रहे हैं कि एक खड़ा हो, मेरे लिए शुगर खा, और वो खाकर अपनी कॉलोनी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो एक चीज़ पैदा करते हैं। इसका नाम LPS है, पूरी फॉर्म में लाइपोपॉलीसेकेराइड। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंडोटॉक्सिन। एंडो का मतलब आंतरिक, टॉक्सिन मीन्स जहर। ये जहर पैदा करते हैं और ये जहर आपके आंतों में छोड़ दिया जाता है और ये जहर आपके ट्रेवल करता है जब आपकी गट की लाइनिंग को ख़राब करते हैं ये, और ये आपके ब्लड में इस जहर को डाल देते हैं। अब हम और चीज़ों को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये जहर क्या क्या करेगा? ये जहर काम ये करेगा, मैं थोड़ा सा फैट से हटके ताकि दर्शकों को और थोड़ी सी चेतावनी आ जाए। ये आपके ब्रेन ब्लड बैरियर को तोड़कर आपके ब्रेन में जाएगा और ये आपके ब्रेन को एक तरह से इन्फ्लेम्ड करेगा, और जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ आएंगी जिसमें मूड खराब, मूड स्विंग, नींद ना आना, ADHD, ऐसे बिहेवियर आ जाएंगे जिससे आप कभी वाकिफ नहीं थे। ब्रेन फॉग, इन लोगों को याद रखिएगा जिनको ब्रेन फॉग हो रहा है, उन्हें ये मत समझिएगा कि मैं टेंशन में हूँ। समझ लीजिएगा कि आपका ब्रेन इस समय इन्फ्लेम्ड है, सूजना शुरू हो चुका है। और ये LPS जो है इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज ये है कि वहाँ पर इम्यूनिटी जाएगी और आपके ब्रेन को भी अटैक कर रही है। और विलन है सीबो, और विलन इस सीबो। लेकिन आप ठीक किसे करेंगे? इसको नींद की गोली खाएंगे इसके लिए, आप सीबो को ठीक नहीं करेंगे। ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि हम लक्षणों को बीमारी समझ बैठे हैं, अज्ञानता और एक तरह से इग्नोरेंस के कारण। कोई बता भी नहीं रहा है उनको। हर आदमी कहता है कि जी मेरे मोटापे को ठीक करने के लिए, अभी मैं अगर पढ़ोगे ना, इतना सुनने के बाद भी लोग क्या लिखेंगे? लक्षण की भी उन्हें पता नहीं है, उनकी गलती नहीं है, वो उसे लक्षण को बीमारी मान रहे हैं। दूसरा काम, बीमारी आते हैं, याद रखिएगा ये LPS अटैक करता है आपकी फैट सेल को। ये तो आपके ब्लड में है और ये आपकी फैट सेल को अटैक करता है, ये आपके जोड़ों को अटैक करता है, ये आपकी स्किन को आपके मसल और स्किन को अटैक करता है। पर अभी हम मोटापे पर हैं और ये आपकी फैट सेल को अटैक कर रहा है और फैट सेल इन्फ्लेम्ड हो रही हैं, और फैट सेल इन्फ्लेम्ड होकर उसमें क्या भर रहा है? आपका इम्यून सेल्स। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब आप हॉरिजॉन्टली फैलना शुरू करेंगे क्योंकि आपकी नई फैट सेल डेवलप ही नहीं हो रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। तो ये मोटापे के साथ साथ कई सारी प्रॉब्लम भी साथ में आ रही है। ये सारी प्रॉब्लम तो आएंगी। हाँ। ये सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो आपको कौन सी चीज़ को ठीक करना है? सबसे पहले ये मोटापे को आप ठीक मत करिए। हर एक मोटापे का नाम अलग होना चाहिए था। जैसे आपकी डायबिटीज नाम रख दिया, अरे डायबिटीज 1 तो ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपका पैनक्रिया मर रहा है, और डायबिटीज 2 बेसिकली पैनक्रिया तो आपका इंसुलिन निकाल रहा है, वो आपकी सेल की बीमारी। इनकी बीमारी को नाम ही अलग होना चाहिए, पर नाम एक रख दिया और आदमी कंफ्यूज है। एक का नाम डायबिटीज होना चाहिए था, एक का नाम कुछ और होना चाहिए था। लेकिन वो रूट कोज का तो नाम ही नहीं रखती है मेडिकल साइंस, वो तो सिम्टम का नाम लिखती है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा? मोटापा। तो एक आदमी को अगर कैलोरी की बीमारी है तो उसका नाम होता है कैलोरी फैट होना चाहिए था। तो एक आदमी को मैं कहता ये कैलोरी फैट वाला आदमी है। दूसरे को मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है तो उसको हम मेटाबॉलिज्म भी ठीक करते हैं ना, हम उसे कहते हैं भाई मेटा फैट है ये। तीसरे को हम रखते हैं कि भाई इसकी प्रॉब्लम हार्मोन की है तो हम कहते हैं ये हार्मो फैट है। और चौथा आदमी होता है जैन, तो हम कहते हैं ये जेनेफेट है। और चौथा कहता है कि भैया ये इसको वॉक लेस है, ईट मोर है, तो हम कहते हैं ईट लेस एंड वॉक मोर फैट है।
तो हर एक आदमी की बीमारी को जब जड़ के नाम देते तो ठीक होता ना, पर हमने क्या नाम दिया? और ये एक तरह से षड्यंत्र है ताकि आप अपने सिम्टम्स में बिजी रहें और लोग आपकी जेब से पैसे निकालते रहें। और कई बार मैं कहता हूँ, अगर आप आम आदमी है ना, मैं एक आदमी को जानता हूँ सर, एक छोटी सी गलती, यानी कि उसने अपने गट को नहीं समझा, अपने माइंड को नहीं समझा। मैं उसे कहता रहा कि यार तू हटा ले अपने माइंड की स्ट्रेस, एंड ही सफर्ड फ्रॉम ए वेरी बिग डिजीज। उसने अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए और अपने कजन के 30 लाख रुपए बर्बाद कर दिए जिसके पास पैसा नहीं था। यानी कि उसके पास 1 एकड़ जमीन थी, वो भी शायद उसे वो बिक जाएगी। मैं वो कहता हूँ कि यू आर ए क्रिमिनल। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली हैं और आप बीमारी पकड़ रहे हैं जिसके 99% आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप बिना मतलब लक्षणों के साथ ऊट पटांग खा रहे हो, बिना मतलब केमिकल ठूस रहे हो, तो आप तो ये तो क्राइम है बेसिकली। आप अगली जनरेशन को भी कंगाल करके जाएंगे क्या? समझ गए मेरी बात? तो आप ये समझिए कि अब कौन सा मोटापा ठीक करना अब मुझे आप बताएंगे। लेकिन आदमी कहता है बस मेरे मोटापे को ठीक कर दो। और मोटापा बेसिकली एक तरह से साइलेंट किलर है आपके लिए, वो हजारों बीमारियों को गड़बड़ कर रहा है। तो आपको ये बताइए कि कौन से को ठीक करना है। अगर आपको हार्मोनल ठीक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप शवासन करना सीखें। वहां पर डाइट का कोई रोल नहीं है, वहां पर डाइट का कोई रोल ही नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे बड़े भाई अगर वो देखेंगे तो हंसेंगे। उन्होंने जीवन में वो कहते हैं कि यार आदमी को कितना मीठा खाना चाहिए, इतना मीठा खाना चाहिए कि मीठे में ही रहे। एंड ही इज से अराउंड, अब वो 72-73 है, हिज वेट इज 70 kg। अच्छा, ठीक है ना। उनको तो कभी, और वो दूध भी पीते हैं जबकि मैं नहीं पीता हूँ। वो घी भी खाते हैं, वो गेहूं की भी 5 रोटियां खाते हैं, ठीक है ना। और उनका काम चलता ही नहीं जब तक कि उनके घर में कोई ना कोई मीठे वाला आर्टिकल ना हो। मैं नहीं खाता हूँ खड़ी चीनी वाला तो वो इसका मतलब यह है। लेकिन उनकी खास बात क्या है मैं बताता हूँ। क्या है? हाँ। वो सुबह 3 बजे उठते हैं और 3:30 बजे वो नहा धो के तैयार होकर कम से कम 1 से सवा घंटा वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल वर्ल्ड में रहकर अपने आप को क्वालिटी रिकवरी टाइम देते हैं। उसी डाइट को देकर खाकर कई लोग मेरे गांव में बड़ी बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। समझ गए मेरी बात? तो आपके अगर वो हार्मोन से रिलेटेड है तो भाई आप क्वालिटी रिकवरी टाइम दो। आप एड्रिनल ग्लैंड को समझो। मैं लोगों से समझा रहा हूँ कि यार तो तुलसी, अदरक, काली मिर्च, सौंफ, लिकोरिस रूट यानी कि मुलेठी और दालचीनी, अश्वगंधा की चाय पीनी शुरू कर दे तो तुझे जो बिना मतलब का कोर्टिसोल निकल रहा है, जो फैट में फैट कन्वर्ट कर रहा है, हर चीज़ को फैट में कन्वर्ट कर रहा है और आपकी बैली के ऊपर, बाकी बॉडी के ऊपर रख रहा है, वह शांत हो जाएगा। और दूसरा, आप कुछ ना करो, अपान प्राण क्रिया 15 से 20 मिनट कर लो। लेकिन लोग इसे नहीं करेंगे। वो 20 मिनट इस पर जरूर डिस्कस कर लेंगे कि सलमान खान की शादी कब होगी। अपान प्राण जरा एक बार बता दी सर, कैसे? अपान प्राण का मतलब है कि आप आराम से बैठेंगे और बॉडी को एक जगह फिक्स कर देंगे, शिथिलीकरण। और अब आप कुछ ना करेंगे, अपनी सांस को आते हुए देखेंगे, जाते हुए देखेंगे, ना उसे बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। इसमें क्या होगा कि हमारे पास 86 बिलियन न्यूरॉन है यहाँ पर, जिनको हम ब्रेन सेल्स कहते हैं। उनके अंदर थॉट भरे पड़े हैं। तो इस समय आपके पास हजारों थॉट चल रहे हैं। तो आपके न तो नर्वस सिस्टम को और ना ही आपके ग्लैंड्स को और ना ही आपके बॉडी को शांति मिल रही है, क्योंकि हजारों थॉट केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप एक ही थॉट के साथ लेते हैं कि मेरी सांस कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, तो आपके पास सिर्फ एक थॉट है, यानी कि 999 आपने बंद कर दी। ऐसे में आपकी बॉडी अपने आप को रिकवर कर लेती है इतनी देर में ही। यानी कि अगर आप अपनी बॉडी को रिकवरी टाइम दे दें, क्वालिटी रिकवरी टाइम, और वो आधे घंटे का भी है, तो उस आधे घंटे में वो सारी ग्लैंड्स जो बिना मतलब एक्टिवेट होकर बर्बाद हो रही हैं, जिसके कारण आपकी सेल्स अपनी चीपर प्रोटीन बना रही है, वो शांत होना शुरू हो जाएंगी। तो ये हार्मोन का हुआ। अगर मोटापा हार्मोन से आ रहा है, ठीक है, क्लियर है? हाँ क्लियर। मतलब सीधे शॉर्ट में समझे सर, तो इसके मोटापे के रीजन अलग अगर हार्मोन है तो आपको इतना ही करना है। हाँ, और सबका सोल्यूशन भी अलग अलग सबका है। ऐसा नहीं है कि आप जिम जाने लगे, योगा भाई करने एक बात लगे, बताओ, डांस करने लगे, खाना बदल दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, तो यही तो गड़बड़ हो रही है सर। जैसे डायबिटीज का भी, हर डायबिटीज को ठीक करेगा। मैं बताता हूँ, मेरे से बात करवा देना उस आदमी से। सर डायबिटीज 1 की क्या बीमारी है पता आपको? सर ये बीमारी है, वो बता देंगे। सर आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है, वाइट ब्लड सेल्स आपकी बीटा सेल को मारने लगती है। अगर वो बालों की जड़ों को मारती तो एलोपेशिया हो जाता। वो इसको मारी तो डायबिटीज 1 है। तो इसका इलाज अलग होगा। और एक है कि इंसुलिन आपके पास बहुत बन रहा है,
और आपका दरवाजा नहीं खोल रही तो इसका अलग होगा ना। तो ये तो नाम ही अलग है, लेकिन सिम्टम चूंकि एक दिखाई दे रहा है तो सिम्टम का नाम रख के उस सिम्टम के साथ लड़ रहे हो। अरे भाई मोटापे, आप ये बताइए कि अगर हार्मोन का मोटापा है तो वो अलग बीमारी है, सिम्टम एक दिखाई दे रहा है। बच्चा रो रहा है, आपके घर में 5 बच्चे रो रहे हैं, ठीक है ना, एक इसलिए रो रहा है कि उसके नीचे कील चुभी हुई है जूते में, पता पा नहीं रहा, रो रहा है। एक भूखा है, एक भूखा है, ठीक है ना। तीसरे को आपने कहीं पे वो जो उसका पैर फंसा हुआ है, ठीक है ना। चौथे को कोई कांटा चुभा रहा है। अब सबको कह रहे हैं कि बस इनका ना एक काम करते हैं, चारों को एक काम करते हैं, इन्हें सोने की गोली दे देते हैं, ये सो जाएंगे और उठते ही फिर क्या होगा, भूख वाला तो फिर रोएगा और कांटे वाला भी रोएगा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि रोने की दवाई कर रहे हैं। और ये हमारे देश को समझना होगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो यार, आप लक्षणों की दवाई मत कहिए, आपकी बॉडी ने ये रूट क्यों लिया, उसके पीछे क्या है। अब तो दूसरा आता है, अगर आप ये जेनेटिक बीमारी की बात कर रहे हैं, कुछ की हो सकती है कि जीन एक्टिवेट हो गई हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पता है आपकी जीन किस चीज़ से काम करती है, आपके माइंड से। आपके हर एक थॉट पर आपकी जीन बदलती है अपने एक्शन को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एपिजेनेटिक्स कह रही है। तो आप एक कल्पना क्यों नहीं करते, विजुअलाइजेशन क्यों नहीं करते, जब आपके थॉट से चलती है तो ये थॉट क्यों नहीं बनाते कि आपको मोटा करने वाली जो जीन थी वो अचानक शांत हो रही है, और जो आपको पतला रखने वाली है वो एक्सप्रेस कर रही हैं, वो बल्ब जल रहे हैं, वो अपने आप में एक्टिवेट कर रहे हैं। इसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसके बारे में मैं कभी फिर बात करूंगा, अभी मोटा पे रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात है जेनेटिक, अगर आपकी जीन की प्रॉब्लम है तो आपके सारे के सारे जेनेटिक एक्सप्रेशन बदले जा सकते हैं। दूसरा काम यह है कि आपके गट के बैक्टीरिया, 2007 में माइक्रोबायोम, ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, उन्होंने पता किया है कि हमारे गट के बैक्टीरिया हमें 40 लाख एक्स्ट्रा जीन देते हैं, क्योंकि हम 23,680 जीन से पैदा रह ही नहीं सकते, वो जिंदा रह ही नहीं सकते, क्योंकि एक कैंचुए में हमसे ज़्यादा जीन है, समझ गए। तो इसका मतलब है कि इतनी जीन को चलाने के पीछे कोई और भी है, और वो है 40 लाख, 4 मिलियन जीन्स हमारे गट से हमें मिलती हैं। और अगर वो गड़बड़ है तो ये मेन प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अपने गट के बैक्टीरिया को इमीडिएटली बनाना शुरू करें। अभी मैं गट के बैक्टीरिया तक बाद में आऊँगा। ये रही आपके जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक वाली। हाँ। तीसरी आ गई मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल हो गया, जेनेटिक हो गया। हाँ। तीसरा है आपका मेटाबॉलिज्म। याद रखिएगा, जब भी आपके पास मेटाबॉलिज्म को ऑन करने वाली जीन्स को अगर आप टर्न ऑन नहीं करेंगे, अगर वो टर्न ऑन ऑफ हो गई तो बात बिगड़ेगी, फिर तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही तो मोटापा है कुछ बीमारियों में। इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर क्वालिटी रिकवरी टाइम, एक्सरसाइज और जो आपके खाने का जो कॉम्बिनेशन है प्लस सोचने का, इनका आपको सामंजस्य बढ़ाना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि मुझे पर्टिकुलर खाना, आजकल कई बार एक वर्ड आता है, सर आजकल मुझे गेहूं की एलर्जी हो गई है, पहले क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी कि पहले आपका माइंड उसे स्वीकार कर रहा था और आपका गट उसे एक्सेप्ट कर रहा था, आज नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि आपके माइंड ने और आपके गट ने कोई डिसीजन लिया है, उसने अपने मेटाबॉलिज्म को बदल दिया है। तो याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा आपके क्वालिटी रिकवरी टाइम पर काम करता है। मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा अगर समझ लें सर, तो मैं जितना समझ रहा हूँ अगर बताऊँ दर्शकों को, तो वो वही है कि जैसे आप कुछ खाना खाते हैं और ये भी वो साथ ही हम दोनों खाना खा रहे हैं, मेरा खाना जल्दी पच गया, उनका नहीं पच वो रहा इसे है। सिर्फ डाइजेशन कहेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि आपके खाने से आपकी बॉडी को जो कैलोरी मिल रही है, क्या वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सभी अंगों को चलाने के लिए? कैलोरी तो बेहद जरूरी है आपके लिए। आपकी बॉडी किस चीज से चलती है? कैलोरीज से। समझ गए मेरी बात? सो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये भी है कि आपकी बॉडी आपकी अपनी कैलोरीज को सही तरीके से सभी अंगों को ठीक करने के लिए ऑप्टिमम लेवल पर दे पा रही है, और आपकी बॉडी ऑप्टिमम लेवल पर अपने रिजल्ट को अचीव कर रही है। यानी कि आपका हार्ट का काम जो है वो अपना पूरा कर रहा है, आपके लंग्स पूरे कर रहे हैं, आपका लीवर पूरा कर रहा है। आप कह रहे हैं आपका लीवर खराब ही हो रहा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि जो आपकी पूरी बॉडी की प्रक्रिया है वह भी मेटाबॉलिज्म के अंडर ही आती है। अच्छा, पूरा मेटाबॉलिज्म को ये समझ, हम सिर्फ मेटाबॉलिज्म का मतलब ये मानते हैं कि मुझे खाना पच गया, जल्दी खा लिया, फिर भूख लग गई। हाँ, भूख लगना सिर्फ ये अकेला भी नहीं है। भूख तो आपको लग सकती है स्ट्रेस के कारण, या जब भी आपको एंग्जाइटी होगी, कई बार आप खाने की तरफ दौड़ेंगे। जब भी आपको अकेलापन होता है, कहाँ जाते हो आप? रसोई में तो जाते हो। कभी ये खा लो, कभी ये खा लो, अलग अलग सिम्टम किसी लोगों को भूख तो कई बार एंकर्ड है। आपने खाने का एक बार रेस्टोरेंट देख लो जिसका जो फेवरेट रेस्टोरेंट है, अभी आपके मुंह में पानी आ जाएगा दोबारा खाने को। तो याद रखिएगा, भूख इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। यही तो गड़बड़ हो रही है कि हमने एक वर्ड पकड़ा, टक से उसे ओके कर दिया। अरे हर एक आदमी की भूख का अलग रीजन है।
कई बार आपको खाने की खुशबू आ जाए पड़ोसी के घर की पराठे खाने की, और तुम्हें मन नहीं कर रहा है, सिर्फ पेट वो खुशबू आ जाए हाँ। जिस पर आपने कभी वो पराठे खाए होंगे, अचानक आपका गट रिएक्ट कर देगा इस खुशबू से कि मुझे भी चाहिए ये, मुझे चाहिए, भले ही पेट भरा हो। भले ही पेट भरा हुआ। इसे हम पेवलोव की कंडीशनिंग कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका शांत रहना। जितना आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन रहेगा वही सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जब भी आपके पास स्ट्रेस, तनाव, अंदर का भूकंप चल रहा है, उस समय आपकी बॉडी के अंग काम कहाँ कर रहे हैं? अपनी बेस्ट पोजीशन में। ठीक है, समझ गए? ठीक है। तो आप इसको ठीक करिएगा। हाँ। इसमें बताइए कहाँ दवाई की जरूरत पड़ रही है? ट्रू। ठीक है ना। अब इसके अलावा अब आता है ईट लेस वॉक मोर। मैं ये कह रहा हूं कि ईट लेस में आप सिर्फ 2-3 चीजों को कर लें कुछ दिनों के लिए। जो आपको, मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं, मार्क हेमन की एक किताब है, उसका नाम है अल्ट्रा माइंड सॉल्यूशन। मैं इसे बार बार पढ़ता हूं, बहुत अच्छी किताब है। उसकी एक किताब और भी है, यंग फॉर एवर, ठीक है ना। एक उसकी और भी है डायबिटीज के ऊपर, अल्ट्रा सॉल्यूशन फॉर डायबिटीज, ऐसा कुछ किताब है। तीनों मेरे पास है। तो अल्ट्रा माइंड सॉल्यूशन में उसने एक चीज बोली है कि क्या आप जानते हैं कि जो आपके हंटर गैदरर पूर्वज थे, जब वो जंगल में रहा करते थे, उनका एवरेज कितना था शुगर का? शुगर उनके पास रिफाइंड नहीं थी। ये 1950 के बाद ही रिफाइंड शुगर दिखाई जाए तो आई है, उतनी पॉपुलर नहीं थी। हमारे पास गुड़, शक्कर और खांड ही थी, ठीक है ना। 1970 तक, 80 तक तो हमने नहीं गांव में सिर्फ शक्कर और गुड़ का ही दूध पिया है, ठीक है ना। घी शक्कर खाया करते थे। उन्होंने कहा है कि जो एवरेज था उनका वो 20 चम्मच का था 1 साल का, यानी कि इतनी शुगर वो बाकी चीज़ों से लेते थे। बाकी उनके पास फैट था, प्रोटीन था और फाइबर था। शुगर उनके पास जो था वो सिर्फ इतना था कि वो 20 चम्मच के बराबर बैठता है। जो उनके पास फ्रूट थे, हर जगह उनके पास बेरीज तो थी नहीं, उनके पास ये मीठे फल तो थे नहीं, ये तो हमने बनाए ना जेनेटिकली। तो उनका एवरेज कितना था शुगर का, वो भी नॉन रिफाइंड का, सिर्फ 20 चम्मच। आज अगर आप पूरे देखें साल में, उस, ठीक है ना, पूरे साल में, तो हमारी जीन कैसे डेवलप हुई थी इस शुगर के लिए? आपको पता है अब कितना खा रहे हैं हम? कितना? आप चौंक जाएंगे। उस किताब के अनुसार अमेरिका में एक एडल्ट 1 साल में 158 पाउंड खाता है। 158 पाउंड जी, जो करीब करीब 60 किलो के बराबर है। 60 किलो? जी हाँ। जो आपके खाने में आपको 50 चम्मच के बराबर परोसा जा रहा है, आपको सिर्फ 200 ml में आपका काम नहीं चलेगा कोल्ड ड्रिंक पीने में। उसके साथ समोसा भी खाएंगे आप। 100 ml में 11 ग्राम चीनी परोस रहा है हमें कोल्ड ड्रिंक। और अगर आप किसी भी चीज़ को देख लें, उसका लिफाफा उठाएं और देखें इसमें एडिड शुगर कितनी है, और कैलकुलेट करना, आपके पास 50 ग्राम चीनी के बराबर आता है, 60 ग्राम के बराबर आता है। आपकी जीन इसके लिए नहीं बनी थी। आपके पेट में शुगर गई है भैया, वो हर चीज़ आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल रही है, आपका सोच भी और आपका खाना भी। तो आप कभी सोच रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए आपकी बॉडी बनी नहीं थी और आप उसे देंगे तो क्या वो रिएक्ट नहीं करेगी? उस रिएक्शन का नाम मोटापा रख दिया। अब आप मोटापा को ठीक कर रहे हैं, और जो आप गलतियां कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, तो मैं किताब का नाम फिर बता रहा हूं, अल्ट्रा माइंड सॉल्यूशन बाय मार्क हेमन MD, पॉपुलर बुक है। क्लियर है ना? क्लियर। तो याद रखिएगा, जो आप कर क्या रहे हैं, पहला काम ये करिएगा। दूसरा काम, आपका इंसुलिन स्पाइक जा रहा है। आपको पता है इंसुलिन स्पाइक क्यों जाता है? जिस चीज का ग्लिस्मिक इंडेक्स हाई होता है, यानी कि आपका ग्लूकोज का 100% है, तो उसके सापेक्ष बाकी चीजों का देखा जाएगा। ग्लूकोज के बाद पता है किस चीज का सबसे ज्यादा ग्लिस्मिक इंडेक्स है, जो आपके इंसुलिन को सबसे ज्यादा बढ़ाता है? यू वॉन्ट बिलीव, शुगर का 59 है और गेहूं का 72 और 73 है। अच्छा, यानी कि 1 चम्मच शुगर और 1 चम्मच गेहूं में कौन सा खतरनाक है इंसुलिन के लिए? गेहूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप किताब उठाओ ना अभी। फिर आपका बहुत सारे लोग क्या कहें, पहले भी तो खाते थे। अरे भाई, मैं बता रहा हूं, पहले भी खाते थे। मैं बता रहा हूं, मैं वेस्टर्न यूपी का रहने वाला हूं। अरविंद भाई, 1970 तक, 72-73 तक मेरे फादर थे, यानी कि 73 तक की मेरी मेमोरी याद है। 1973 में मेरी 13 साल की उम्र थी। हमें गेहूं की रोटी तब मिलती थी जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता था, और जब भी हमारे घर में मेहमान आता था, हमें सोचते थे एक रोटी हमें गेहूं की मिलेगी, नहीं तो हमें सिर्फ और सिर्फ चने की और उसमें ज्वार मिला के खिलाते थे। और उस समय हमारे गेहूं की जो लंबाई होती थी, क्यों नहीं मिलता था वो?
क्योंकि गेहूं इतना कम निकलता था, उसकी लंबाई 5 फीट से ज़्यादा होती थी, उसमें हम छुप जाया करते थे। उसे गेहूं को बदलकर रेवोल्यूशन लाने के लिए हमने उसमें उसकी जीन को बदल दिया, और जीन को बदलने में बीटी टॉक्सिन मिलाया गया गेहूं में। अब वो सिर्फ 35 सेंटीमीटर होता है, और उसकी खास बात यह तो है, उस पर अगर कोई बैक्टीरिया लग जाए ना उसके पत्ते पर, तो उसका पेट फट जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब का नाम है रिसेट फैक्टर, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मिंडी पल्स, उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है। इसीलिए गेहूं की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्हें ऐसा बना दिया गया है कि उस पर कोई बैक्टीरिया और पेस्टिसाइड का कोई फर्क ना पड़े। इसी को बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड। यस, इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो जीएमओ है। आगे सुनिएगा सर, मैं आपको एक बात बताऊं, गेहूं के पत्तों में, जिनको गेहूं के जवारे कहते हैं, व्हीट ग्रास कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा था। पर कौन सा अच्छा था समझ लीजिएगा। अगर आप इसके पत्तों को खा रहे हैं तो कृपया रुक जाइएगा, पहले पता कर लीजिएगा कि कहीं ये वो पत्ता तो नहीं है जो छोटी गेहूं आजकल बोए जा रहे हैं। लंबे तो कहीं बोए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो तो 1 एकड़ ज़मीन का एवरेज नहीं रहा है हमारे किसानों के पास। मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, 6 बीघा, ठीक है ना, यानी कि 4200 गज ज़मीन पर मैं किसानी करता हूँ। उस पर मैं अगर उसमें से निकला ही 2 मन, यानी कि 80 किलो निकल गया, 100 किलो निकल गया, उससे मेरा काम चल जाएगा क्या? लेकिन उसमें से अगर मुझे 6 क्विंटल निकल गया तो मेरा काम चल जाएगा ना। तो बेसिकली अगर आप गेहूं का व्हीट ग्रास खा रहे हैं तो संभल के खाइएगा। बाकी लोग माने ना माने, मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि व्हीट ग्रास ये वही है जिसके ऊपर बैक्टीरिया अगर बैठ जाए तो उसका पेट फट जाएगा जैसे ही वो खाएगा इसको। एंड दिस व्हीट ग्रास हमारे बैक्टीरिया के लिए बहुत नुकसानदायक हो रहा है। टफ चीज़ है काम इंसान के लिए समझना कि वो, और आप यहाँ पर लोग ये कहेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। भैया आप पढ़ लीजिएगा, किताब का नाम है द व्हीट वैली बाय विलियम डेविस। 5 बार पढ़ी है मैंने वो किताब। और एक किताब का मैं दीवाना हूँ, वो किताब है ग्रेन ब्रेन, यानी कि अनाज का दिमाग। इसको भी मैं 5-7 बार पढ़ चुका हूँ। इसी राइटर की किताब का नाम है ब्रेन मेकर, अच्छा, कि किस तरह से ब्रेन की बीमारियाँ चल रही है हमारे अंदर। सो मोटापे को अगर आपको ठीक करना है तो सबसे पहला काम है आप अपने सीबो को ठीक करिए। सीबो जैसे ही ठीक होगा तो आपका जो एलपीएस है वो आपके ब्लड में नहीं जाएगा और आपकी फैट सेल को अटैक नहीं करेगा। नहीं तो तुम कुछ भी कर लेना, तुम एक बार जिम छोड़ोगे, हाल तो जिम में करते करते ही आपका कुछ नहीं होने है। 90% के साथ यही है। 10% की उनकी अपनी जीन, उनके अपनी दूसरी चीज़ें वो ठीक है। अभी आपने ये बता दिया सर कि जो अलग अलग तरह की ये मोटापे हैं, इनकी पहचान कैसे होगी? कोई पहचान नहीं है सर, आपको सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अच्छा, आज आपकी बॉडी हार्मोन क्रिएट कर रही है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगले दिन हो सकता है कि आपका हार्मोन इस तरह से रिएक्ट करे कि कल से आपका मोटापा बढ़ जाए। तो हार्मोन को अपने संभाल कर रखिएगा। इसीलिए हमारे जो हार्मोन है उनको हम चक्रा से निकालते हैं, ठीक है ना, और चक्रास को हील करना जरूरी था इसीलिए। लेकिन उस ज़माने में उतना तनाव नहीं था जितना आज हमारे सामने है। इसलिए अकेले चक्रा हीलिंग से काम नहीं चलेगा। और चक्रा हीलिंग के ऊपर भी मैं अलग से बात कर सकता हूँ कि वहाँ पर भी कितना सुपरफिशियल काम कर रहा है। चक्रा हीलिंग का मतलब है आपकी एक एक ग्लैंड को शांत करना, क्योंकि ग्लैंड अगर गलत हार्मोन निकालेंगे तो आपकी बॉडी उसे मैसेंजर की तरह लेकर रिएक्ट करना शुरू कर देगी। तो ये इसका कोई, ठीक है कि सबके अलग अलग रीज़न हैं, वो मोटापे के अलग अलग तरीके के मोटापे हैं, लेकिन कोई ऐसा यूनिफॉर्म तरीका है जो सब पे काम करे? सिंपल सी बात है कि सबसे बड़ा यूनिफॉर्म काम है कि आप माइंड, गट और वेगस नर्व को हील करना शुरू कर दें। अच्छा, अगर आपकी वेगस नर्व हील्ड है तो आपके जो हार्मोनल प्रॉब्लम है वह भी रिलीज कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास गट बैक्टीरिया बढ़िया है तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट को निकालना शुरू कर देंगे। और आपका मोटापा इन्फ्लेमेशन का कारण, मोटापे का कारण इन्फ्लेमेशन है, आपके हार्मोन का रिलीज होने का कारण इन्फ्लेमेशन है, आपकी इम्यूनिटी का एक्टिव होने का कारण इन्फ्लेमेशन है। तो आपके अंदर SCFA, जिसमें 3 होते हैं, ब्यूटरेट, एसीटेट एंड प्रोपियोनेट, इन्हें कौन बनाएगा? इन्हें आपके गट के बैक्टीरिया बनाएंगे। आप कहेंगे ना मैं बाहर से खा लूंगा, फिर वही वाली बात है, बाहर वालों को आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे ना। तो वेगस नर्व को अगर वो ठीक करना हो तो उसके लिए तरीका है, वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का तरीका और या हील करने का तरीका है कि आप क्वालिटी रिकवरी टाइम पूरा दें, और दूसरा ठंडे पानी में नहाएं। अच्छा, और बाकी इसका तो आपने बताया था कि गुड बैक्टीरिया के लिए तो गुड बैक्टीरिया बढ़ाइएगा सर। मैं आपको कह रहा हूँ गुड बैक्टीरिया बढ़ा लीजिएगा आप।
कांजी पिए खूब, ठीक है ना, खूब प्रीबायोटिक खाएं दिन में। आपका पहला रूल है रात को सोने से पहले चेक कर, एक ही वो ले लें, क्या मैंने आज गट बैक्टीरिया के लिए फर्मेंटेड फूड खाए हैं। दूसरा, क्या मैंने आज अपना 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम नहीं 70 ग्राम फाइबर खाया है, नहीं खाया, नहीं खाया तो आपको सोने का अधिकार नहीं है। आप फाइबर कहाँ ले रहे हैं, और जो फाइबर है उसमें भी आप देखेंगे कि वो डाइजेस्टेबल है, यानी कि जो डाइजेस्ट हो गया वो तो फाइबर ही नहीं है। वो फाइबर चाहिए जो बड़ी आंत तक हमारे पास जाए, और वो बेसिकली फिर आपकी बॉडी को होम्योस्टेटिस दे देंगे। उधर आप सिर्फ 2-3 चीज छोड़ दीजिएगा। अगर आप मोटापे को हील करना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली, नंबर 1, कई बार मोटापा इसलिए भी आता है कि आपके पास ट्रेस मिनरल की कमी है और आपकी बॉडी उन्हें मांग रही है कि मुझे और दो खाने के लिए, और ट्रेस मिनरल के बारे में आपको कोई नहीं बता रहा है। सब लोग कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक और आयरन के बारे में बता रहे हैं। ट्रेस मिनरल्स आर द मिनरल्स जो हमारी बॉडी को बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, पर वो उनके बगैर नहीं जी सकती। और सबसे बढ़िया ट्रेस मिनरल का जो प्रोडक्ट है, जिसको मैं सुपर फूड कहता हूँ, पता है वो कितने पैसे का आपको मिल सकता है? 2 पैसे का पर डे। क्या बात कर रहे हैं? 2 पैसे? सी सॉल्ट। सी सॉल्ट, हाँ आपने बताया था सी सॉल्ट। आज भी जब मैं सुबह आया हूँ अपनी कांजी में, मेरी वाइफ ने घर का जो सी सॉल्ट, हमें घर का मतलब है जो गांव से लाए थे डली वाला, वो नमक पीसा, कूटा हल्का सा और डाल दिया, वो बाकी उसमें घुल गया अपने आप। अरे सर मैं भी, पता है सी सॉल्ट में कितने ट्रेस मिनरल है? 92 बताया था आपने। हाँ, और आपने जब से पिछली बार बताया था तो मैंने भी शुरू कर दिया है। कांजी में मेरा भी सी सॉल्ट डलता है। ढूंढने में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन भी है अवेलेबल, ऑनलाइन भी मिल जाता है और सस्ता ही सर। छोटे टाउन में जाइए और तो उनकी दुकान पर बिखरा पड़ा रहता है। मुझे इतना पता है कि 1972 में मैं अपने फादर के साथ अपने गांव शहर में जाता था टाउन में, और हम 1 रुपये का 100 किलो लेकर आया करते थे। 100 रुपीज का पूरा बोरा आया करता था। इतना तो नहीं, लेकिन हाँ मैं भी लेके आया हूँ किलो के भाव से। अब तो किलो के हिसाब से आने लगा, और 150-200। कभी कभी गंदा आता था, कभी बहुत सफेद आता था। एग्जैक्टली, वो गंदा सा आता था, वही है बस। लेकिन वो गंदगी तो फिर भी पचा लेगा नहीं, आप पानी में एक बार डुबो दो, निकल जाएगा ऊपर का, अंदर का फिर साफ सफेद ही निकलता है सर। हाँ, इनसे तो अच्छा ये जो केमिकल के थ्रू वाइट करते हैं लोग, उसको पचाना शायद मुश्किल हो जाएगा। सर वक्त तो बहुत कम है, अब आखिरी पड़ाव पे हमें फटाफट कुछ सवाल हैं मेरे, वो वायरल टाइप्स जो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वो ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। क्या कम खाना ही वजन घटाने का सही तरीका है? आप कम खाना एक अच्छी आदत है, ताकि आप अपनी बॉडी को एक क्वालिटी रिकवरी टाइम दे पचाने के लिए, लेकिन अकेला इससे काम नहीं चलेगा। कम खाना इसलिए चाहिए क्योंकि आपका खाना बेसिकली 2 तरह से काम करता है। आपका नर्वस सिस्टम अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहा है उसे पचाने के लिए, या आपका खाना आपकी नर्व एनर्जी को बढ़ा रहा है। आपको ये ध्यान देना है। बहुत बढ़िया सर। क्या डाइटिंग के बाद वजन दोगुना होकर लौटता है? कई बार आप डाइटिशियन आप उस डाइट में क्या है ये जानता है, पर वो आपकी बॉडी के बारे में नहीं जानता। डाइटिंग में कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी को जो चीज़ें सूट नहीं करती हैं, अगर वो दी जा रही हैं और आपका गट रिएक्ट कर रहा है, तो आप अपने गट को इन्फ्लेम्ड कर रहे हैं और उसे फाइट एंड फ्लाइट मोड में डालकर अननेसेसरीली कोर्टिसोल निकाल रहे हैं। मान लेते हैं मुझे उड़द की दाल पसंद तो है, और आपने मुझे कहा डाइटिशियन आप हैं कि इसमें इतनी प्रोटीन आपको मिलेगी, पर इट डजेंट मीन कि मेरा गट के जो सेंसर हैं उसके प्रति वो एग्री करते हैं। अगर वो रिएक्ट कर जाएं तो वो प्रोटीन को न तो पचाएंगे और ना ही मुझे बाकी चीज़ों को हेल्प करेंगे डाइजेस्ट करने में। इतना ही नहीं, वो मेरे अंदर गलत हार्मोन को निकालेंगे, और ये हार्मोन हमारे कोर्टिसोल को रिलीज करके नुकसान पैदा करेगा। बढ़िया। क्या महिलाओं और पुरुषों का जो वजन बढ़ना है, मोटापा है, वो अलग अलग वजहों से और अलग तरीके से बढ़ता है क्या? तरीके सारे के रीजन्स इनमें से कोई सा एक है, लेकिन वो बिल्कुल अलग हो सकता है। इवन पुरुषों का अलग, सबका अलग अलग है। किसी का किसी वजह से है, किसी का किसी की वजह से। आपको मैंने सारे रीजन बता दिए मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू बुक्स। ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या सच में काम करती है? ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। याद रखिएगा, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आप अपने गुड बैक्टीरिया को एक चांस देते हैं कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करें और स्ट्रॉन्ग बनाएं, और आप अपने बैड बैक्टीरिया को भूखा मारते हैं। और वो याद रखिएगा, खाने की कमी से आपके गुड बैक्टीरिया नहीं मरते हैं, बल्कि बैड बैक्टीरिया मरते हैं। दूसरी बात, जब आप खाना बंद कर देते हैं कुछ देर के लिए, तो आपकी बॉडी जो सर्वाइवल है उस स्विच ऑन कर देती है सर्वाइवल जीन को, और ऐसे में वो आपकी डैमेज सेल को खाने लगती है, बैक्टीरिया को खाने लगती है, कैंसर सेल को खाने लगती है, और आपके अंदर एक खूबसूरत एनर्जी का एक तरह से उदय होता है। याद रखिएगा, इफ़ यू वांट टू रन मैराथन, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखिएगा, इट विल गिव यू मोर एनर्जी जो आपको खाने से मिल रही होती। क्या शुगर छोड़ते ही
वजन घटने लगता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। शुगर जो आप खा रहे हैं वो उसके लिए आपकी जीन नहीं बनी है। जैसे ही आप शुगर की शुगर को खाना बंद करते हैं तो जो आपने बेकार की जीन एक्टिवेट कर रखी हैं वो शांत हो जाती हैं और आपकी बॉडी को क्वालिटी रिकवरी टाइम मिलते ही आनंद आने लगता है। क्या गट खराब हो तो फैट जमा होता है? 100% होता है। होगा, क्योंकि जैसे ही आपका गट खराब है इसका मतलब है कि आपको गुड बैक्टीरिया आर नॉट वर्किंग देयर एंड बैड बैक्टीरिया आर रिलीजिंग द एंडोटॉक्सिन्स एंड दे आर इन्फ्लेमिंग योर गट सेल्स। एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हार्मोनल बैलेंस? दोनों चीज़ ज़रूरी है। याद रखिएगा, एक्सरसाइज आपकी हार्मोन की जीन्स को एक्टिवेट करते हैं और हार्मोन अगर आपके ठीक है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि हार्मोन्स आर द पोस्टमैन और मैसेंजर फॉर द होल बॉडी। इसलिए वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा ये आपके जीवन का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, जो 50 साल पहले हमसे छीन लिया गया है। 50 साल पहले हम बहुत मेहनत किया करते थे। कई बार लोग कहते हैं मैं 1 घंटा जिम करता हूँ। सर, हमारी बॉडी 1 घंटे के लिए नहीं बनी, ज़्यादा के लिए बनी है। ज़्यादा मेहनत किया करो। क्या रोज रोज थोड़ा खाना इससे सर फैट स्टोरेज होता है, या मतलब मंचिंग सवाल जो खाने करते हैं, आप खाने के मंचिंग ऊपर बार मत बार जाइए। खाते रहते हैं? सर, खाने के ऊपर मत जाइए। अगर आप बार बार खाना खा रहे हैं और आप अपने इंसुलिन को स्पाइक दे रहे हैं तो 100% आपका वेट बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका खाना इस तरह है कि आप अपनी इंसुलिन को स्पाइक नहीं दे रहे, यानी कि आप चबाकर खूब खा रहे हैं, फाइबर खूब खा रहे हैं उसमें बीच में, ठीक है ना, और आप अपने गट को भी एब्यूज नहीं कर रहे अपने खाने से, तो फिर आपका कोई फैट का मोटापे का कोई रीज़न नहीं है। ठीक है। आखिरी सवाल है सर कि क्या मोटापा दरअसल शरीर का सर्वाइवल सिग्नल है, ऐसा भी कहा जाता है? बिल्कुल। याद रखिएगा, कई बार जब हमारे माइंड के अंदर खालीपन होता है तो उस खालीपन को भरने के लिए कई बार मोटापा आता है। और अगर आप NLP की बुक्स पढ़ेंगे या साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो कई बार हमारी कैंसर सेल भी म्यूटेट करने लगती हैं। जितने आप कंटेंट, जब भी आप अपने मोटापे को घटाना चाहते हैं और उसमें NLP के अप्रोच लगाना चाहते हैं तो अपनी सेल्फ इमेज को हमेशा पतला देखें। इमेजिन करें कि आप अपनी मोटे सेल्फ इमेज को यहाँ से मिटा रहे हैं और पतली यानी कि फ्यूचर सेल्फ को यहाँ पर इम्प्लांट कर रहे हैं। आपका माइंड इमीडिएटली उससे काम करना शुरू कर देगा। आप इनर लाफ करना शुरू करें, यानी कि आप इमेजिन करें बैठ कर के आपकी पूरे अंग एक एक सेल मानो उठा के लगा कर हंस रही है। ऐसा करने से आपका कोर्टिसोल एकदम से नीचे जाएगा और आपके एंडोर्फिन्स ऊपर जाएंगे। एंडोर्फिन्स बेसिकली हमारे वो केमिकल्स हैं जो हमें हील करते हैं और हमारी इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं। आपके एनाल्जेसिक यानी कि मॉर्फिन से भी 10 गुना अगर ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है तो हमारे एंडोर्फिन्स हैं। वाह सर, ज़बरदस्त। मोटापे पर ये एक अलग तरह की नई इंसाइट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थैंक यू। वो तमाम लोग जो जाल में फंसे हुए हैं, मोटापे के जो जाल में जो लोग कहते हैं कि आइए हम फटाफट 2 दिन में 3 दिन में ही वजन घटाना शुरू कर देंगे, उनको बड़ा राहत और आराम मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।